पुष्पा इम्पॉसिबल सीरियल के सभी फैंस को मेरा नमस्कार। फ्रेंड्स, नेट में कुछ प्रॉब्लम आ गई है जिसके कारण मैं कल की रात की वीडियो आज देर से पोस्ट कर रही हूँ। तो चलिए कहानी शुरू करती हूँ। कहानी तो वहीं से शुरू हुई है जहाँ से कि परसों कहानी अंत हुई थी। तो कॉलेज कैंपस में राशि जो है अपनी फ्रेंड्स के साथ उस अजनबी को ढूंढने में लगी हुई है जो उसे रॉन्ग मैसेज करते रहता है, मैसेज कर करके परेशान करते रहता है। और वो व्यक्ति जो है वो व्यक्ति आसपास ही राशि को अभी भी फॉलो कर रहा है, ट्रोल कर रहा है, राशि को मैसेज भेज रहा है, राशि मैसेज पढ़ रही है लेकिन वो उसे देख नहीं पा रही है। उसके फ्रेंड्स जो हैं वो भी चारों तरफ नजर दौड़ा रहे हैं लेकिन कहीं से भी वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या करे। शैम भी, चूंकि इल्जाम लगा था, शैम पे राशि ने इल्जाम लगाया था, फिर भी वो राशि की परिस्थितियों को समझ रहा है और राशि को उस अजनबी को ढूंढने में कोऑपरेट भी कर रहा है। लेकिन तभी वो जो अजनबी है वो राशि के बगल से गुजरता है, बिल्कुल क्लोज होकर, और राशि को ऐसा महसूस होता है कि कोई उसके बगल से गुजरा है लेकिन वो समझ नहीं पाती है और तुरंत देखती है तो फोन पे मैसेज आता है। वो लिखता है कि मैं अभी अभी तुम्हारे बगल से गुजरा हूँ। तो राशि और भी ज्यादा परेशान हो जाती है कि वो मेरे इतनी करीब है और मैं समझ नहीं पा रही हूँ। हर तरफ वो देख रही है, काफी लोग हैं जिनके हाथ में मोबाइल है तो वो किसको पकड़े। तो फ्रेंड्स, अब आगे के दृश्य में सोनल जी को और मनीष जी को दिखाया गया है कि पुष्पा के पास तो वो आए हुए हैं और पुष्पा अपने समधन और समधी का खूब खातिरदारी कर रही है। दोनों ताज्जुब में है कि पुष्पा दोनों हाथ घायल होने पर भी उनके लिए कैसे चाय पानी नाश्ता बना रही है। और मनीष जी तो काफी इंजॉय भी कर रहे हैं अपने समधन के इस कारीगरी को, क्योंकि इसे कारीगरी तो कहा जाएगा कि दोनों हाथ घायल है लेकिन अपने समधन और समधे से इतने वो अटैच हैं कि उन्हें लगता है कि उन्हें मैं अपने ही हाथों से बना के खिलाऊं। और सोनल जी वो तो फिर से एक बार कहती हैं कि पुष्पा बहन आप सचमुच में इम्पॉसिबल हैं। तो पुष्पा कहती है क्योंकि इम्पॉसिबल में ही आई एम पॉसिबल छिपा हुआ है। फिर वो पूड़िया खाते हैं मनीष जी पुष्पा के हाथों का, तो कहते हैं कि बिल्कुल भी फर्क नहीं आया है स्वाद में। कोई नहीं कह सकता है कि आपने इसे अपने घायल हाथों से बनाया है। और उसके बाद यहाँ पर एक ऐसा माहौल बनता है जो पुष्पा जी को बहुत मोटिवेट करता है। और अब आगे के दृश्य में चलिए देखती हूँ क्या दिखाया गया है। तो आगे के दृश्य में दिखाया गया है कि महेंद्र गोलू के साथ दुकान पर है और महेंद्र को गोलू फिर से उसी बात के लिए परेशान कर रहा है कि पापा ये फोटो आंटी के भी घर पे है। और महेंद्र जो है उसे इग्नोर कह रहा है, ये कह के कि रुक अभी कस्टमर को सामान दे लूं फिर सुनूंगा तेरी बात। तभी वहां पे पुष्पा आती है और उनका ध्यान बटाने की कोशिश करती है। वो भी ध्यान बटाने की इसलिए कोशिश कर रही है क्योंकि अब वो नहीं चाहती है कि जब तक मैं पता न कर लूं कि ये फोटो का क्या चक्कर है, महेंद्र को और इस बात के लिए परेशान गोलू ना करे। फिर वो गोलू को बहलाती है और महेंद्र से भी कहती है कि महेंद्र तू अपना काम कर, मैं देख लूंगी गोलुओं को, मैं देख लूंगी, तू सिर्फ अपने काम पर ध्यान दे। और उसके बाद पुष्पा गोलू से कहती है कि गोलू पापा को परेशान नहीं करना है, मैं हूं ना, मासी को बोल। तो गोलू को उस वक्त तो वो वहां से भेज देती है बेला फुसला के। फिर वो महेंद्र से कहती है कि महेंद्र तू इतना ज्यादा गोलू के बात पे ध्यान मत दे। तो महेंद्र कहता है कि देख पुष्पा, तेरे कहने से मैंने उसे आयुषी मैडम के साथ फिर से तो छोड़ दिया है कॉन्सर्ट वगैरह के लिए, लंदन पेरिस जाने के लिए, लेकिन सच मान मैं इससे बहुत खुश नहीं हूँ। तो पुष्पा कहती है कि तू मुझ पर विश्वास रख, तेरे गोलू के साथ मैं कुछ नहीं होने दूंगी। और एडॉप्शन की बात तो तू भूल ही जा कि आयुषी मैडम उसे एडॉप्ट कर पाएगी। अब आगे का सीन काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि अपना चिराग रिद्धि के साथ मैडम तेजस्विनी, आपको याद है ना डीसीपी मैडम तेजस्विनी जो कि दिलीप का केस हैंडल कर रही थी, उनके पास आता है। भाई क्या मामला है जो वो डीसीपी मैडम के पास आता है? तो मामला ये है, जैसा कि आपने देखा है कि रिद्धि और चिराग मिलकर एक आर्टिकल लिखना चाहते हैं
एक ऐसा आर्टिकल जिसमें कि महिला जो पुलिस कांस्टेबल जो होती हैं, महिलाएं जो होती हैं, वो किस प्रकार अपने जॉब के साथ अपने घर परिवार और समाज दुनिया सबको संभालती हैं। यानी कि अपने सांसारिक जो दिनचर्या होती है उससे और अपने जॉब को किस प्रकार से संभालती हैं। और ये सारी बातें वो लोग मैडम तेजस्विनी के सामने रखते हैं तो वो काफ़ी खुश होती हैं और कहती हैं कि अगर तुम लोग आज के यूथ इस तरह के कॉन्सेप्ट को अपने आर्टिकल में जगह देना चाहते हो तो ये बहुत अच्छी बात है। और फिर तुम दोनों तो बहुत ही अच्छी जगह न्यूज स्पॉट में काम कर रहे हो, तो मैं तुम दोनों की ज़रूर मदद करूँगी। और वो कहती हैं कि मैं तुम्हें डेट और टाइम दूंगी, तुम लोग उस दिन आ जाना, मैं कुछ महिला कांस्टेबलों से तुम लोगों को मिलवा दूंगी। अब आगे ये दिखाया गया है कि पुष्पा ने ठान लिया है कि वो एक बार इस सिलसिले में, ये फोटो का जो नया मामला शुरू है उस सिलसिले में आयुषी मैडम से मिलेगी। और इसके लिए पुष्पा जो है आयुषी जी को फ़ोन करती है और समय लेती है उनसे मिलने का। और फिर वो बाकायदा आयुषी मैडम से मिलने के लिए भी जाती है। इसी बीच जब वो जाने लगती है ऑटो के लिए, तब ऑटो से बापोद्रा उतरता है, जिस ऑटो से उसी में पुष्पा बैठ जाना चाहती है। और फिर एक छोटी सी बहस बापोद्रा के साथ पुष्पा की हो जाती है, जो कि हमेशा से आपने देखा है कि बापोद्रा और पुष्पा के बीच में तू मैं होती ही रहती है। लेकिन फिर भी अपना मूड ठीक करती है पुष्पा और फट से ऑटो में बैठती है और आयुषी जी के घर के लिए निकल जाती है। ऊंची बिल्डिंग, काफ़ी ऊंची बिल्डिंग में रहती हैं आयुषी मैडम, और वो आयुषी मैडम के पास आती है। वो जानना चाहती हैं आयुषी मैडम कि आखिर अचानक से पुष्पा जी ने समय लेकर मुझसे क्यों मिलने के लिए वो आई हैं। और पुष्पा की हालत ये है कि वो अपनी बात कह नहीं पा रही है। काफ़ी मुश्किल हो रहा है कि वो कैसे कहे कि मैं वो फ़ोटो देखना चाहती हूँ जो उस दिन गोलू ने देखा था। फिर भी हिम्मत जुटा के पुष्पा जो है वो आयुषी जी से कहती है कि एक फ़ोटो गोलू ने उस दिन आपके यहाँ देखा था, जिस दिन मैं और महेंद्र आए थे उसे लेके, और जिस दिन से उसने वो तस्वीर देखी है तब से फ़ोटो कहता है। आयुषी जी, क्या मैं देख सकती हूँ कि उस दिन गोलू ने आपके पास कौन सी तस्वीर देखी थी? तो आयुषी जी बोलती है कि वो तस्वीर मेरे बेटे की थी। दरअसल जब मैं गोलू की कृष्ण वाली तस्वीर निकाल रही थी तो वो तस्वीर गिर गई थी और गोलू ने उठा लिया था। तो इस पर पुष्पा जी कहती हैं कि अगर वो तस्वीर मुझे एक बार दिखाती तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता। तो आयुषी जी कहती हैं कि आप बैठिए, मैं उस तस्वीर को लेके आती हूँ। आयुषी जी तस्वीर लेके आती हैं और पुष्पा देखकर हैरान हो जाती है कि ये तो वही तस्वीर है जो गोलू की तस्वीर बचपन की महेंद्र के पास है। एक क्षण के लिए पुष्पा स्तब्ध रह जाती है वो तस्वीर देखकर, क्योंकि वो तस्वीर वही है जो महेंद्र के पास गोलू के बचपन की तस्वीर है। वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं करती है। उसे समझ में नहीं आता है कि इस तस्वीर को देखने के बाद अब वो आयुषी जी से क्या बोले। फिर वो अपने आप को संभालती है और आयुषी जी से पूछती है कि आयुषी जी, ये आपका बेटा है? तो आयुषी जी कहती हैं, हाँ ये मेरा बेटा है। और उसके बाद आयुषी जी कहती हैं कि पुष्पा जी, मैं आपको अपने जीवन का वो सच बताना चाहती हूँ। बहुत साल पहले की बात है, मैंने एक बच्चे को जन्म दिया था। मेरी शादी नहीं हुई थी उसके पिता से, और लोक लाज समाज के डर से मैंने वो बच्चा गणपति के मंदिर के सीढ़ियों पर छोड़ दिया था। और उसके बाद गौरव जी से मेरी शादी हो गई। गौरव जी ये सारी बातें जानते हैं मेरे बारे में कि मैं एक बच्चे को कभी जन्म दी थी और उसे छोड़ दिया है। लेकिन गौरव जी ने कभी भी हमारे मैरिड लाइफ में, हमारे दाम्पत्य जीवन में इस चीज़ को आड़े नहीं आने दिया और उन्होंने शुरू से मेरा रिस्पेक्ट किया। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं पुष्पा को याद आती है कि महेंद्र ने उसे बताया था कि उसे भी गोलू गणपति की मंदिर के सीढ़ियों पर मिला था। आगे आयुषी जी कहती हैं कि गौरव ने मुझे कभी भी इन बातों के लिए कुछ भी नहीं कहा, हमेशा मुझे पत्नी का सम्मान दिया। लेकिन भगवान का ये प्रकोप है कि उसने मुझे कभी माँ नहीं बनाया और आज तक मैं संतान के लिए तरसती ही रही। इसलिए जब मैं गोलू को मिली तो ना जाने गोलू से मुझे कौन सा अटैचमेंट हो गया
कि मैं महेंद्र जी से उसके एडॉप्शन की बात बोल बैठी। हाँ, मैं जानती हूँ कि बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें मैं अडॉप्ट कर सकती हूँ, लेकिन गोलू के साथ रहने पे ना जाने क्यों ऐसा लगता है कि वो मेरा अपना है। बस मैं इसी भावना में बहकर महेंद्र भाई को ये बात कह गई पुष्पा जी, लेकिन आपने संभाल लिया। तो पुष्पा कही कि नहीं, मैं समझ सकती हूँ कि आपको ऐसा हुआ होगा। दरअसल गोलू है भी इतना प्यारा बच्चा। और आगे पुष्पा जो है उसे लगता है कि अब वो ज़्यादा देर और आयुषी जी के साथ नहीं बैठ सकती है, लेकिन वो बैठती है और कुछ और बातें हैं जो आयुषी जी से वो जानना चाहती है। यानी कि वो गोलू को कब रखी थी, कैसे, सब कुछ जान लेना चाहती हैं। उसके बाद वो कहती हैं कि आयुषी जी, क्या ऐसा हो सकता है कि आप इस तस्वीर के साथ अपनी एक तस्वीर मुझे दीजिए। उसके बाद आयुषी जी उस बच्चे के यानी कि अपने बच्चे के तस्वीर के साथ अपनी एक फ़ोटो मोबाइल से खींचती हैं और पुष्पा को दे देती हैं। पुष्पा वहाँ से चली आती है और वो तस्वीर वो यहाँ आके काकू को दिखाती है। काकू उस तस्वीर को मोबाइल में देखने के बाद हैरान हो जाती हैं, कहती हैं कि पुष्पा, यानी कि ये गोलू जो है ये आयुषी जी का बेटा है। तो पुष्पा कहती है कि यही तो दुख की बात है काकू, कि ये आयुषी जी का बेटा है और महेंद्र अगर ये बात जानेगा तो महेंद्र जी नहीं पाएगा। तो काकू कहती हैं कि महेंद्र जाने ही क्यों, ये बात अगर आयुषी ना जी और महेंद्र ना जाने कि गोलू किसका बेटा है तो क्या हो जाएगा। तो पुष्पा कहती है कि चाहती तो मैं भी हूँ यही काकू, लेकिन क्या ये संभव हो पाएगा। एक तो ये गोलू है जिसके कि दिमाग में अगर कोई बैठ जाए बात तो निकलती नहीं है। अब गोलू अगर कॉन्सर्ट के माध्यम से वो आयुषी जी के साथ रहेगा तो बार बार ये फोटो वाली बात कहेगा, तो आयुषी जी को भी शक होगा। हाँ, तो इस पर काकू कहती है बात तो तू ठीक कह रही है पुष्पा, और अगर उसे आयुषी जी से मिलने से रोका जाए तो ये भी बात सही नहीं है। अब इधर अगर महेंद्र को हम लोग ये सारी सच्चाई बताएंगे तो महेंद्र टूट जाएगा। तो इस पर पुष्पा कहती है कि फिर भी जो भी हो काकू, फिलहाल तो यही लगता है कि किसी भी तरीके से आयुषी जी और महेंद्र को ये बात की जानकारी नहीं होनी चाहिए कि गोलू किसका बेटा है। ये कहीं ना कहीं गोलू के भी हक में है और इसके लिए कहीं ना कहीं हमें गोलू को आयुषी जी से थोड़ा दूर करना होगा और इसके लिए उसको उसे आयुषी जी के द्वारा जो कॉन्सर्ट मिल रहा है देश विदेश का, उसे छुड़वाना होगा। तो इस पर काकू कहती है कि बात तो बिल्कुल ठीक कह रही है पुष्पा, और यही करना होगा हमें। अब आगे के सीन में जुगल सेतलवार को दिखाया गया है कि वो कुछ काम कर रहा है, तभी किशन आता है और शुभ जन्म दिवस कह के उसे मिठाई देता है और तुरंत वो पुरानी यादों में खो जाता है, जो जिसमें कि दिखाया गया है कि शुभ्रा आके पीछे से उसका आंख बंद करती है और उसे शुभ जन्म दिवस की बधाई देती है। तो वो कुछ रिएक्ट नहीं करता है, शांत रहता है। शुभ्रा उसे कहती है कि क्यों खुश नहीं हुए, आज तुम्हारा शुभ जन्म दिवस है और देखो मैंने तुम्हारे लिए केक लाया है, तुम केक काटोगे। तो इस पर जुगल कहता है कि नहीं शुभ्रा, ये सब मुझसे मत करवाओ, मुझे मज़ा नहीं आता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो शुभ्रा कहती है कि हमारी शादी के बाद ये तुम्हारा पहला जन्म दिवस है और मैं इसे अपने हिसाब से मनाना चाहती हूँ जुगल, तो क्या हुआ, तुम खुश क्यों नहीं हो, और ये बताओ कि क्या तुम्हें मैं खुश हूँ ये महत्व नहीं रखता है। तो जुगल कहता है कि बहुत महत्व रखता है शुभ्रा कि तुम खुश हो और मेरा जन्म दिवस मनाना चाहती हो, और मुझे इस बात का भी एहसास है कि हमारी शादी के बाद मेरा ये पहला जन्म दिवस है, लेकिन बात कुछ और है, मैं आज के दिन को एंजॉय नहीं कर पाता हूँ। तो शुभ्रा कहती है कि ऐसी क्या बात हुई थी जुगल कि तुम आज के दिन इतने उदास हो जाते हो। तो जुगल कहता है कि बात ऐसी है शुभ्रा कि हमारी जो कामनी काकी है ना, आज ही के दिन वीरेन भाई ने उन्हें घर से निकाल दिया था और पता नहीं अब वो कहाँ हैं, कैसी हैं, लेकिन ये बात मेरे ध्यान में बराबर रहती है। ये बात जानने के बाद शुभ्रा भी उदास हो जाती है और कहती है कि देखो जुगल, जो तुम्हारा दुख है वो मेरा भी दुख है, अगर तुम्हें आज के दिन अच्छा नहीं लगता है तो मैं तुमसे जिद नहीं करूँगी। तो फिर किशन बोलता है कि साहब आप कहाँ खो गए। तो इस पर जुगल कहता है कि कुछ पुरानी यादें हैं जिसमें मैं खो जाता हूँ किशन, पर ये जो मिठाई है ना इसे ले जा, मैं अपना जन्मदिवस आज नहीं मनाता हूँ। तभी जुगल के पास एक फ़ोन आता है और ये फ़ोन रहता है
वीरेंद्र से तलवार का। जुगल कहता है, जुगल फोन उठाता है और जब देखता है कि ये वीरेंद्र का फोन है तो वो थोड़ा रूखे स्वर में कहता है, तो बोलो वीरेंद्र, क्या बात है। तो उधर से वीरेंद्र से तलवार कहता है, क्या छोटे भाई, तुमने तो मर्यादा की सब लकीर ही पार कर दी, ना कोई भाई साहब ना कोई प्रणाम पाती। तो उस पर जुगल कहता है कि वीरेंद्र, सीधे मुद्दे की बात करो, अब हमारे बीच कहीं कोई रिश्ता नहीं है। तो इस पर वीरेंद्र शतलवार कहता है कि कह देने से रिश्ते टूट नहीं जाते हैं। तो उस पर जुगल कहता है कि सारे रिश्ते मन के होते हैं, और मन से जब मैंने तुम्हें भाई मानना छोड़ दिया है तो अब मेरे लिए तुम सिर्फ एक आम आदमी हो वीरेन। और बोलो कि फोन क्यों किया है, अगर कोई काम से फोन किया है तो बोलो, और नहीं तो मैं फोन रखता हूँ। तो उस पर वीरेन से तलवार कहता है कि आज कामनी माँ का मरण दिवस है, और तुम तो जानते ही हो कि आज मैं उनका मरण दिवस धूमधाम से मनाता हूँ। बस उसी की तैयारी कर रहा था और सोचा कि तुम्हें इन्फॉर्म कर दूं, तुम भी आ जाते तो अच्छा रहता। तो इस पर जुगल कहता है कि कामनी काकी का मरण दिवस मनाना है तो तुम मनाओ वीरेन, मैं नहीं मनाता हूँ, क्योंकि मेरा दिल कहता है कि कामनी काकी आज भी जीवित है। तो इस पर वीरेन से तलवार कहता है कि होगी वो तुम्हारे लिए जीवित, मेरे लिए तो वो मर चुकी है। तो जुगल कहता है कि तुम इतने महान नहीं हो कि तुम्हारे कह देने से कोई मर जाएगा और कोई जी जाएगा। इसके बाद एक छोटी सी बहस दोनों भाइयों के बीच में होती है, और जुगल कहता है कि जो मैं मानता हूँ वो मैं मानता हूँ, और मैं किसी भी कीमत पर तुम्हारे घर कामनी काकी के मरण दिवस में नहीं आने वाला हूँ, वो मेरे लिए जीवित है और हमेशा रहेगी। तो इस पर वीरेन कहता है कि मेरे लिए तो वो उसी दिन मर चुकी थी जुगल, जिस दिन उसने पिताजी के खिलाफ पुलिस स्टेशन में बयान दिया था, और उसके बाद मेरे पिताजी गुजर गए थे, और उसने सौतेली माँ होने का जो फर्ज निभाया, दूसरी बीवी होने का ऐसा फर्ज निभाया कि मुझे पूरी स्त्री जाति से ही नफरत हो गई। और आज जो मैं स्त्री जाति से नफरत करता हूँ ना, सिर्फ उसी कामनी माँ के कारण करता हूँ। तो इस पर जुगल कहता है कि ये तुम्हारे मन का वहम है और तुम्हारे दिमाग की पकनी वाली खिचड़ी है, जो तुम उल्टा पुल्टा सोचते हो। तो वीरेन कहता है कि ठीक है, तुम्हें जो सही लगे वो करो, मुझे जो सही लगे मैं कर रहा हूँ, मैं उस कामनी माँ का मरण दिवस मनाता हूँ तो बस मनाऊंगा। तो फ्रेंड्स, कल के एपिसोड की कहानी तो बस यहीं तक थी। आगे की कहानी में जो दिखाया जाएगा मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। आगे की कहानी में यानी कि कल सोमवार को दिखाया जाएगा, कल के एपिसोड में, कि पुष्पा ऑर्बिट कॉलेज जाती है काफ़ी दिनों के बाद। तो उससे वीरेंद्र से तलवार कहता है कि आपके हाथ काफ़ी घायल हो चुके हैं, अब आप पढ़ाई कैसे करेंगी पुष्पा जी। तो वो कहती है कि सर, मेरे हौसले इतने बुलंद हो गए हैं इस घटना के बाद से, जब से मेरे हाथ घायल हुए तब से मेरे हौसले और बुलंद हो गए। मैं सिर्फ पढ़ाई ही नहीं करूँगी, बाकी जो और काम सोची हूँ ना, उसे भी पूरे हौसले के साथ करूँगी। तो इसे सुनकर, पुष्पा के मुंह से सुनकर, वीरेंद्र से तलवार के होश उड़ जाते हैं कि वो जितने प्लान करता है पुष्पा को गिराने के लिए, पुष्पा और भी हौसले से बुलंद होती जाती है। तो फ्रेंड्स, आगे की कहानी हम लोग देखेंगे, और मैं आगे के एपिसोड की कहानी अपनी आवाज़ में लेकर फिर से आपके लिए आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।